अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। एक ऐसे वक्त में जब मखसूस नशस्तों के केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो रही है। अभी जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट यानी 13 रुकनी बेंच है जो मखसूस नशस्तों के मामले पर समाअत कर रहा है। इसमें इंतहाई गैर मामूली, इंतहाई अहम रिमार्क्स जस्टिस जमाल खान मंदूखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह के इस वक्त मेरे सामने है और उस पर जस्टिस काजी फायज ईसा क्या कह रहे हैं, क्या क्लैरिफिकेशन सामने आ रही है, यहां तक कि जस्टिस काजी फायज ईसा क्यों टोक रहे हैं, रोक रहे हैं साथी जजेस को, और फिर वकील फैसल सिद्दीकी से ये कह रहे हैं कि आधे घंटे से मेरा कलम मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है और मैंने कुछ नहीं लिखा। फैसल सिद्दीकी कहते हैं कि आप कुछ लिख लें, ये ना हो कि कलम सूख जाए। एक ऐसे वक्त में कि जब जस्टिस काजी फायज ईसा को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, तो जस्टिस काजी फायज ईसा का एक तहल का खेज बयान, वीडियो स्टेटमेंट सामने आ गया है जिसमें वो मुल्क टूटने का जिम्मेदार करप्ट जर्नैलों को, वो कह रहे हैं कि करप्ट पॉलिटिशियंस नहीं है या करप्ट सियासतदान या करप्ट अशराफिया नहीं, बल्कि करप्ट जर्नैल है और करप्ट जर्नैलों की वजह से, फौज की वजह से मुल्क टूटा। मैं वो वीडियो स्टेटमेंट आज की इस वीडियो में जस्टिस काजी फायज ईसा की ज़बान से जो अदा हुआ है, जो स्टेटमेंट अदा हुआ है, मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि आज का दिन कितनी अहमियत का हामिल है। अभी जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं, तो साइफर केस में बानी पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रबर इमरान खान साहब, साबिक वजीर आजम, और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब की जो अपीलों पर समात है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच जो जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल है, वो कर रहा है। और आज अहम मामला ये हुआ कि जिस वक्त समात का आगाज़ हुआ, तो जो प्रोसिक्यूशन के वकील हैं हामिद शाह साहब, वो इस केस के अंदर सीनियर लॉयर है प्रोसिक्यूशन की तरफ से, वो अदालत में हाजिर नहीं हुए, जिस पर बरहमी का इजहार जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से किया गया। और फिर ये कहा गया कि बैरिस्टर सलमान सफदर जो इमरान खान की वकील है, वो दलाइल का आगाज़ कर सकते हैं। वकील की तरफ से जो जुल्फ़िकार नकवी हैं हामिद शाह के साथ, उन्होंने कहा कि 20 मिनट में ट्रैफिक में 20 मिनट में वो पहुंच जाएंगे। तो उस पर जो है वो बरहमी का इजहार अदालत की तरफ से हुआ। लेकिन इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब कह रहे हैं वो ये है कि इस सारे का सारा केस प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है, ये जिम्मेदारी प्रोसिक्यूशन की है और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले मौजूद हैं और प्रोसिक्यूशन अभी तक अपना केस साबित नहीं कर पा रही। लाइकली ये बड़ी गैर मामूली पेशरफ्त होगी। लाइकली आज इस केस के अंदर हो सकता है कि फ़ैसला महफूज हो जाए, दलाइल मुकम्मल हो जाए, फ़ैसला महफूज कर लिया जाए और फिर ये फ़ैसला जस्टिस आबिर फारूक और जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब की तरफ से सुनाया जाए। और इसमें अभी तक जो रिमार्क्स देखने को मिले हैं और प्रोसिक्यूशन बुरी तरह नाकाम रही है, तो साइफर केस के अंदर भी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को ज़मानत मिल सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी तक की प्रोसीडिंग्स तो कुछ ऐसा ही बता रही हैं। दूसरी तरफ जो इद्दत में निकाह केस का फैसला है, मतलब जस्टिस शाहरुख अर्जुमन साहब की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखा गया था कि इस केस को ट्रांसफ़र कर दें, तो इद्दत में निकाह केस जो है वो दूसरी अदालत को ट्रांसफ़र हो गया है। यानी वो खावर मोनिका की इस हवाले से जो इस्तदा थी वो मंजूर की गई है बादी नज़र में, और जो केस है वो दूसरी अदालत को ट्रांसफ़र हुआ है। ये सारे का सारा मामला अब दूसरे जज साहब सुनने जा रहे होंगे। और एक तरफ आज मखसूस नशस्तों का मामला लगा हुआ है और दूसरी तरफ जो इंपॉर्टेंट केस एक और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है, वो जस्टिस बाबर सत्तार का जो ऑडियो लीक्स, जो उनकी फैमिली का डेटा लीक वाला मामला है, वो भी लगा हुआ है, जिसके अंदर 3 रुकनी बेंच है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी होंगे, जस्टिस एजाज इसाक खान होंगे, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी होंगे, जो इस केस की समाअत करने जा रहे होंगे। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है और जाहिर है इसके अंदर भी इस्टेब्लिशमेंट, इंटेलिजेंस एजेंसीज और जुडिशरी आमने सामने दिखाई देते हैं। अच्छा, अब मैं ये जो मखसूस नशस्तों वाला मामला चल रहा है, इस पे जस्टिस जमाल मंदूखेल के बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं, इस पे जस्टिस मंसूर अली शाह के बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं, इस पे जस्टिस अतर मिनल्ला के बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं। जस्टिस जमाल मंदूखेल ने कहा कि बल्ले के निशान वाला मामला, इस पर लोगों को मिसगाइड किया गया। लोग पीटीआई में जो आज़ाद जीत कर आए थे, ज़रूरी नहीं था कि वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा बनते, वो पीटीआई में भी शामिल हो सकते थे। ये जस्टिस जमाल मंदूखेल के रिमार्क्स हैं और इंतहाई गैर मामूली और इंतहाई अहम रिमार्क्स हैं। जो दूसरे इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला के मुश्तरक रिमार्क्स हैं। वो कहते हैं कि अगर हम जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और फिर जो पॉलिटिकल पार्टी है पीटीआई है, वो अपनी गलती दुरुस्त कर ले, इलेक्शन कमीशन अपनी गलती दुरुस्त कर ले, 3 दिन का वक्त दे दे, और पीटीआई अपनी गलती दुरुस्त कर ले कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जो शमूलियत का मामला है वो उन्होंने क्यों किया,
ना भी करते, पीटीआई में शामिल हो जाते, तो अगर इलेक्शन कमीशन 3 दिन का वक्त दे दे तो ये सारे का सारा मामला ही हल हो जाएगा। इस पर जस्टिस काजी फायज ईसा कहते हैं कि भाई हम तो आइन और कानून के मुताबिक ये फैसला कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है कि फलां ये कर ले, फलां ये कर ले। फौरी तौर पर वहीं जजेस को रोक दिया गया। इस पे जो फैसल सिद्दीकी हैं, जो लॉयर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनसे फौरी तौर पे जस्टिस काजी फायज ईसा मुखातिब होकर ये बोले कि भी आधे घंटे से मैंने कुछ नहीं लिखा, आप कुछ बताएं, दलाइल दें। उन्होंने कहा जी पहले मैं अपना केस जो है वो पहले तमहीद बांधूंगा, 3 घंटे का वक्त वो कहते हैं मुझे दलाइल देने के लिए दरकार होगा, आप लिखें पेशतर इससे कि आपका कलम सूख जाए। तो इसके ऊपर दिखाई ये दे रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह हों, जस्टिस अतर मिल्ला हों, जस्टिस जमाल मंदूखेल हों, अगर उनके रिमार्क्स पर जाया जाए तो लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। इसमें कोई जो है वो दो राय नज़र नहीं आती है अभी तक। और अगर जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स को देखा जाए तो लगता ही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कतन मखसूस नशस्तें हासिल नहीं कर पाएगी। और जाहिर है ये बात तो अया हो गई है, वाज़ेह हो गई है इस बराह रास्त ब्रॉडकास्ट के अंदर कि एक स्प्लिट डिसीजन होगा। अब वो स्प्लिट डिसीजन 7-6 का इन द फेवर ऑफ गवर्नमेंट आता है या 7-6 का इन द फेवर ऑफ पीटीआई आता है, ये देखने की बात होगी। लेकिन आज इस केस का फैसला तो कम अज़ कम नहीं आ रहा है। अच्छा, उसके बाद मैंने जो हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट चल रही है और 1971 में वतन क्यों टूटा, सकूत ढाका क्यों हुआ, इस हवाले से जो हमने एक सीरीज़ शुरू की है उसमें कहा मोड़ यह है कि जस्टिस काजी फायज ईसा का एक स्टेटमेंट खासा वायरल हो रहा है। और वो स्टेटमेंट वो है जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि वतन टूटने के जिम्मेदार करप्ट जर्नैल थे। मैं चाहता हूँ कि वो वीडियो ज़रा आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ कि जस्टिस काजी फायज ईसा क्या फरमा रहे हैं, ज़रा देखिए। The country comprises not of land, it comprises of people. We lost half the country. Why? Question that. Was it because of corrupt politicians? No. It was because of power, hungry general that you lost the country. As simple as that. तो ये जस्टिस काजी फायज ईसा को आपने सुना, बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, वो गालिबन किसी कॉन्फ्रेंस में हैं, वहाँ पर कोई Q&A भी चल रहा है। जस्टिस काजी फायज ईसा से सवाल हुआ और उसके जवाब में उन्होंने क्या कहा, मैं ज़रा क्विकली याहिया खान से मुतालिक बात करूँगा और उसके बाद आपसे इजाज़त चाहूँगा। याहिया खान वॉज वन ऑफ द मेन रिस्पॉन्सिबल, सारे ज़ाहिर मरकज़ी किरदार थे लेकिन याहिया खान एक बहुत सेंट्रली फिगर था वतन टूटने के मामले के ऊपर, क्योंकि उस वक्त याहिया खान बतौर सरबराह, बतौर सदर ममलिकत काम कर रहे थे, ज़ाहिर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी थे। और जनरल याहिया खान के जो करतूत हैं वो सब पर अयां थे, ढके छुपे नहीं थे। शराब नोशी हो या और जो कुछ अफ़ाल हों या याहिया खान से मंसूब हों, वो मौजूद थे। और इस हवाले से जो मुसल्लह फ़ौज के लोग हैं वो भी इस बात की तायद और तौसीक करते हैं और हिस्ट्री के जो औराक हैं वो इस हवाले से वाज़ेह हैं। और फील्ड मार्शल अयूब खान साहब को ये पता था, लेकिन याहिया खान क्योंकि बहुत आगे निकल चुके थे, तरक्की पाते पाते इस जगह के ऊपर थे। और फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान ने वो वक्त देखा कि जब मशरकी पाकिस्तान अलहदा हुआ और इंतहाई डिसाइसिव मोमेंट था। यही वो वजह है कि अपनी इनकॉम्पिटेंसी की वजह से याहिया खान इस सारे मामले को संभाल नहीं सके। अल्टीमेटली इनको डिसमिस किया गया। ना सिर्फ ये कि डिसमिस किया गया बल्कि इनको हाउस अरेस्ट किया गया, नज़रबंद किया गया। लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा था, बाहर मिलते तो लोग कहीं वैसे ही ना मार देते। उसके बाद जितनी कसम पुरसी के हालत में इन्होंने अपने शायद ब्रदर इन लॉ के या भाई के घर में जो है वो ज़िंदगी गुजारी, वो भी किसी से ढका छुपा नहीं, एक चारपाई के ऊपर। और उसके बाद याहिया खान को कहाँ दफन किया गया, ज़मीन कहाँ मिली, बताने में आता है, तारीख बताती है कि पेशावर के अंदर एक कब्र, और वो भी साबिक सदर के लिए नहीं खोदी गई थी, किसी और की थी, और उस कब्र में दरख्वास्त करके गिड़गिड़ा के उसमें डाला गया। और आज तक किसी को मालूम नहीं है कि याहिया खान की कब्र कहाँ है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ही वॉज वन ऑफ द मेन कल्परेट्स, वन ऑफ द मेन कल्परेट्स ये कह लें आप। इसमें कोई दो राय नहीं है। और जाहिर है ये एक तारीख का स्याह बाब है जो स्याह हरूफ में ही लिखा जाएगा। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।